Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 11th, our today's topic is calculation of empirical and molecular formula. Yesterday we discussed stoichiometry of a chemical equation. Today we had to find out how we can calculate empirical and molecular formula. But before discussing how to calculate these formulae, let's first see what's meant by a molecular formula. Molecular formula, as you know, it is the symbolic representation of a molecule of a compound. Symbolic representation of a molecule of a compound. यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होगा कि शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंपाउंड का नाम है। अब हम इस कंपाउंड के नाम को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं बाय CO2। इस तरह से जो ये CO2 है, इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से H2O जो है यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। इसी तरह से C6H12O6 इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सबसे पहले क्या है, इट इज़ द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। मगर जहाँ ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यानी शॉर्ट हैंड फॉर्म है, बड़ी आसानी के साथ हम लिख लेते हैं। But at the same time, this molecular formula gives some other information regarding the molecule of the compound. सबसे पहली बात, जब हम सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मूला हम CO2 लिखते हैं, तो ये CO2 जो है एक तो ये फार्मूला ऑफ द कंपाउंड है। दूसरी बात ये है कि CO2 जो है इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। One molecule of carbon dioxide. At the same time, it doesn't represent only one molecule, but it also represents one mole of the compound. One mole of the compound. तो इस molecular formula की मदद से we can calculate the molecular mass of the substance. Molecular mass of the substance. तो molecular mass क्या है, ये आपने पहले से पढ़ा है। तो सबसे अहम बात ये है कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमें बता रही है कि व्हाट आर द एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एक मॉलिक्यूल जो है इट कंटेन्स वन एटम ऑफ कार्बन इन इट, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन इट, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन इट। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड एंड इट आल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। तो आप देख लीजिए वन मोर कंपाउंड, यहाँ पर वाटर है। वाटर हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इंडिकेट्स दैट वाटर इज मेड अप ऑफ by the combination of two elements, hydrogen and oxygen. Two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen to form water. Similarly, in glucose, there are 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms, and 6 oxygen atoms. These together form a molecule of glucose. So this is molecular formula. But the question here is that how this molecular formula is calculated. यह हमारे लिए सबसे अहम पॉइंट है और हमारा टॉपिक भी यही है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम लिखते हैं फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है एम्पिरिकल फार्मूला।
जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला हम किस चीज़ से कहते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला का जहाँ तक ताल्लुक है, इट इज़ द फार्मूला विच गिव्स अस द केमिकल फार्मूला which gives us the simple whole number ratio of various atoms of different elements in a molecule of a substance। यानी किसी भी सबस्टेंस का जो एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उन एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है। तो वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देती है, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, होल नंबर रेशो डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल, उसी को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है C6H6, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। ये बेंजीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर आप बेंजीन की एम्पिरिकल फार्मूला देखोगे तो इसकी एम्पिरिकल फार्मूला जो है दैट इज CH, because C6H6 has the simplest ratio of 1:1, so the empirical formula of benzene is CH. In the same way, empirical formula of hydrogen peroxide is HO. In the same way, the empirical formula of glucose is CH2O. CH2O. This is the empirical formula of benzene. CH2O, empirical formula of glucose. HO, empirical formula of hydrogen peroxide. And CH, it is the empirical formula of benzene. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें यही एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करनी पड़ती है, एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करनी पड़ती है। एम्पिरिकल फार्मूला को हम बाद में कन्वर्ट करते हैं इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपने देख लिया कि जैसे मैंने पहले लिखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, एक साइड पे ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, बट एट द सेम टाइम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में अगर हमें डिफरेंस देखनी हो, जो एम्पिरिकल फार्मूला है इट गिव्स अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इट गिव्स अस actual number of atoms of various elements present in a molecule of a substance. Actual number of atoms of various elements present in a molecule of a substance. आप देख लीजिए, मिसाल ग्लूकोज जो है, इसकी एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अब इसकी एम्पिरिकल फार्मूला जो थी दैट वाज CH2O। अब देखिए दो फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है इट गिव्स सिंपलेस्ट रेशो C1H2O1, उसके बरक्स ग्लूकोज जो है, इसमें एक्चुअल तादाद जो एलिमेंट्स की है दैट इज C6H12O6। ये एक और एग्जांपल से भी क्लियर हो सकता है। जैसे हमने अभी कहा कि बेंजीन जो है, बेंजीन की एम्पिरिकल फार्मूला CH है, जबकि इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दैट इज C6H6। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन का एक मॉलिक्यूल जो है दैट कंटेन्स इन इट 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। ये इसकी एक्चुअल तादाद है। अगर कार्बन एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स की तादाद वेरी हो जाएगी, इसका मतलब ये फिर बेंजीन नहीं रहेगा। आप देख लीजिए एक और कंपाउंड हमारे पास है C2H2, जिसको हम इथाइन कहते हैं। अब ये जो इथाइन है, इसकी एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो भी CH ही है। बेंजीन की एम्पिरिकल फार्मूला भी CH है, इथाइन की एम्पिरिकल फार्मूला भी CH है। तो इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के लिए एक ही एम्पिरिकल फार्मूला हो सकती है, मगर जहाँ तक मॉलिक्यूलर फार्मूला का ताल्लुक है,
मॉलिक्यूलर फार्मूला हर कंपाउंड के लिए अलग अलग है। जिस तरह से CH एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन और इथाइन की फार्मूला है, मगर बेंजीन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और इथाइन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होती है, इट गिव्स यू द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इट मीन्स इथाइन का जो एक मॉलिक्यूल है, इट हैज़ ओनली 2 कार्बन एटम्स and 2 hydrogen atoms in it, while as benzene का जो मॉलिक्यूल है, it has 6 कार्बन एटम्स and 6 हाइड्रोजन एटम्स in it। अब चूंकि मैंने कहा कि हमारा जो असली गोल है, असली मकसद जो हमारे टॉपिक का है, वो ये है कि हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये एक्चुअल फार्मूला है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए मैंने बता दिया कि पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करनी होगी। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इस एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में तब्दील कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। जाहिर सी बात है, सिंपल सी रिलेशनशिप है। अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसको कन्वर्ट करना होगा एम्पिरिकल फार्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह की रिलेशन लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। n जो है, इट इज अ होल नंबर, इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 एटसेट्रा। सो जैसे आप पहले देख लीजिए, CH हमने बता दिया ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर ये एम्पिरिकल फार्मूला अब बेंजीन है, तो फिर n का वैल्यू 6 है, तो ये बनेगा 6 इंटू CH, तो इससे ये चेंज होगा इंटू C6H6। अगर ये इथाइन है, तो फिर n का वैल्यू 2 है, देन इट विल बिकम 2 इंटू CH, दैट विल बी C2H2। सो रिलेशन बिटवीन molecular formula and empirical formula is simply molecular formula is equal to n into empirical formula। तो चूंकि हम molecular formula कैलकुलेट करने के लिए पहले empirical formula कैलकुलेट करते हैं, जब हमने empirical formula कैलकुलेट की, तो इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि what is the value of n। n का वैल्यू क्या होगा जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल रिलेशन है, n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass। molecular mass divided by empirical formula mass। और जहाँ तक molecular mass का ताल्लुक है, molecular mass जो है, molecular mass हम दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक कैलकुलेट करने का ज़रिया ये है कि हम इसको विक्टर मियर्स मेथड, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, विक्टर मियर्स मेथड, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इस मेथड के ज़रिए हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जब हम किसी भी गैस का 22.4 लीटर्स एट STP लेते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस और इट इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम उतना मास लेंगे जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो फिर उसका वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी 22.4 लीटर्स एट STP। तो इस तरह से हम, चूँकि ये जो 22.4 लीटर्स एट STP है ये गैसेस पे एप्लीकेबल है, तो इस तरह से जो गैसेस हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास इस विक्टर मियर्स मेथड के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास गैस नहीं है, कोई और सब्सटेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो वहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हमें फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये जो फार्मूला है ये हम एवोगैड्रोस लॉ से डिड्यूस करते हैं। जो एवोगैड्रोस लॉ हमने पढ़ा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसी से हमें जो इसकी एप्लीकेशंस है, उन एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन ये है कि हम वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ईदर फ्रॉम वेपर डेंसिटी वैल्यू और फ्रॉम विक्टर मीयर्स मेथड। तो जब हमें ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, अब अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास, हमें दूसरा चीज़ जो एन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत है, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला मास की ज़रूरत है। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट की, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे मैंने पहले ही बताया, हमें हमारा गोल जो है, हमारा एम जो है इस टॉपिक का, वो ये है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैलकुलेट करनी है। पर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जब हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फिर उसी एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से हम एम्पिरिकल फार्मूला मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ग्लूकोज की एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, CH2O। तो इस फार्मूला से आप एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? हमें ये जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं एम्पिरिकल फार्मूला में, इन ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को ऐड करना है, तो वहां से हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास हासिल हो जाएगा। मिसाल कार्बन जो है, इसका एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। यहाँ पर चूंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए इसका टोटल मास बनेगा 2। एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो इस तरह से इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आप देख लीजिए 16 + 2 = 18, 18 + 12 = 30। तो इस तरह से इसका एटॉमिक मास जो है ये हमें 30 बनता है। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है। अब अगर आप ग्लूकोज की बात लेंगे, चाहे वेपर डेंसिटी के ज़रिए, चाहे विक्टर मीयर्स मेथड के ज़रिए, ग्लूकोज जो है वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास 180 है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वह हमें 30 के बराबर आ गया। इसका मतलब है n जो है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 30, दैट विल बी इक्वल टू 6। सो अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला जो ग्लूकोज की है CH2O, अब n का वैल्यू हमें आ गया 6, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ये बनेगा C6, H2 है यहाँ पर, 2 × 6 = 12, H12O6। तो C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगी। तो फिलहाल हमने ये देख लिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान क्या रिलेशन है। यानी जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करना है। ये जो n है, इसका वैल्यू जो है इट कम्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। मगर एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करने से पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगी, उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ n पता चल जाएगा। फिर हम आसानी के साथ एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही टॉपिक है। तो कल हम इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल्स के साथ देख लेंगे कि हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, और फिर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट होने के बाद हम इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। उसकी भी हम फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल के ज़रिए हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक था कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान क्या रिलेशन है, तो इसके लिए एक छोटा सा हमने ये नोट भी बना रखा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अगर नहीं तो वैसे भी आपके पास बुक अवेलेबल है, आप इस बुक से भी इसको ले सकते हैं। तो